अब मेन पॉइंट ये है कि ये सिर्फ थोड़ा सा चार्ज है, इसलिए ईपी वीक है, इसलिए नेट फील्ड ई नॉट से कम तो होगी पर बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दो बार डेफिनेशन ऑलरेडी हो चुके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, शुरू में चैप्टर के क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी क्या थी? यस सर, वो उसका रेशियो था ना। हाँ, वो इलेक्ट्रिक ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन मीडियम। एप्सिलॉन नॉट इन मीडियम नहीं बोलो, एप्सिलॉन एम बोलो, एप्सिलॉन इन मीडियम पहला था। यस सर, ठीक है, एप्सिलॉन वैक्यूम दैट इज एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एम, बाय डेफिनेशन इट वाज दिस। सेकंड क्या था? सेकंड था फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, याद करो उसी डेरिवेशन के अंदर। आज उसकी तीसरी डेफिनेशन आएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। इसके साथ ही हम ये भी देख लें, अगर एक कंडक्टिंग मटेरियल को इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ता? अगेन वी टेक, अब तक 3 हो गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन। ये तो आपकी ओरिजिनल थी, नहीं ये ओरिजिनल नहीं थी, ओरिजिनल थी आपकी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एम, फिर थी एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम। आज तीसरी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल वैक्यूम वाली डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम ई आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आगे चैप्टर में के से भी किया जाएगा। अभी तक पढ़ा था इंसुलेटर को अगर आप रखोगे तो क्या होगा, अब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखा तो क्या होगा। two parallel plates, we connect them with battery. This plate develops some positive charge, this plate develops some negative charge, some electric field is produced between the plates, uniform electric field, it is represented by E naught. इसमें हमने एक कंडक्टिंग प्लेट को रखा। कंडक्टिंग प्लेट में, कंडक्टिंग मटेरियल में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनका नंबर कितना लार्ज होता है एक एग्जांपल से पता लगेगा। इन कॉपर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब कॉपर में 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये नंबर बहुत ही ज्यादा है। तो इस कंडक्टिंग सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे भाई? सर इसको क्यूब कर देंगे। वही सेंटीमीटर क्यूब में कम होंगे, डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो सेंटीमीटर 10 to power 2 मीटर से रिलेशन उसका 36, 10 to power 20 से डिवाइड कर दिया तो बच गया कितना, 10 to power 23। 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने होंगे? सर 10 पर -8 -9 भाई, मीटर और मिलीमीटर का लिंक है। अच्छा हाँ 10, यस उसका क्यूब हुआ 10 to power 9, तो 10 to power 9 टाइम्स कम कर दो, 10 to power 29 में से 9 गया 10 to power 20। 10 to power 20 का मतलब हुआ मिलियन 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 100। इज इट ओके? इतने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता है किस में होंगे? 1 मिलीमीटर क्यूब में। और 1 मिलीमीटर क्यूब पता कितना बड़ा होता है? ये जो छोटा सा ये डॉट दिख रहा है, तुम अपने छोटी से छोटी कौन सी रेत का पार्टिकल, सैंड पार्टिकल जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, उसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ, मिलियन को मिलियन से मल्टीप्लाई करो, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, इतना ज्यादा फ्री। एक राइस ग्रेन जैसा ना, राइस ग्रेन हो गया, राइस ग्रेन हो गया अप्रोक्सीमेटली 5 मिलीमीटर क्यूब। उसके भी 5 टुकड़े कर दो, राइस ग्रेन के 5, 7, 8 टुकड़े कर दो, उसके अंदर बिलियंस ऑफ बिलियंस, बिलियंस मल्टीप्लाइड बाय 1 बिलियन, इतने आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। देखो इंडिया चाइना का वॉर हुआ तो क्या हुआ, चाइना, हमारे सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े, ये चाइना के एक सोल्जर को मारते थे, पीछे से 2 आ जाते थे, 2 को मारते थे 4 आ जाते थे, 4 को मारते थे 20 आ जाते थे। वहां इतने ज्यादा फ्री सोल्जर थे, मतलब इतने ज्यादा उनके सोल्जर थे कि जितने जरूरत पड़े आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले इंसुलेटर में ऐसा कुछ नहीं था, वहां एटम ही लंबा हो रहा था। इसके अंदर तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर को फोर्स फील करेंगे,
नाइन्थ क्लास में होते, नाइन्थ के भैया दीदी क्या बताते, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे। दोनों बातें एक ही बात कह रही हैं। तो यहां पर बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहां पर बड़ा सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेट अस सी। प्लेट में भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट फोर्स फील करेंगे और ये इस सरफेस पर आना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि बाहर से कोई चार्ज नहीं आ रहा, इस प्लेट ने न्यूट्रल रहना है, इसके दूसरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे जैसे ये चार्जेस बढ़ते जाएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि अंदर भी फील्ड की स्ट्रेंथ एग्जैक्टली आउटर फील्ड के इक्वल नहीं हो जाती। मान लो आउटर फील्ड है 100, शुरू में यहाँ पर थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आया, अपोजिट फील्ड हो गई 10, अब नेट बच गई 90 अब इधर को है, और इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, और इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, अंदर वाली फील्ड हो गई 60, ये वाली ओरिजिनल थी 100, अभी भी इस डायरेक्शन में 40 बच गई। इसका मतलब है और इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पर बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ है। तो ये तब तक इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे जब तक कि अंदर वाली अपोजिट फील्ड बाहर वाली फील्ड के इक्वल नहीं हो जाती। अब इसके अंदर नेट फील्ड कितनी रह जाएगी? 0। इस प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर को लगी हुई है ओरिजिनल वाली, माइनस जो अंदर प्रोड्यूस हो गई है E0, रिजल्ट आया 0। जब किसी कंडक्टिंग प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी नहीं बचती, जबकि पहले हमने देखा अगर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसमें कुछ फील्ड रह जाती है। दिस इज गिवन बाय ओरिजिनल फील्ड माइनस फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। दिस वाज ए कंडक्टिंग प्लेट। तो रिजल्ट ये निकला, चाहे कंडक्टिंग प्लेट लें चाहे इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी प्लेट लें, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कम हो जाएगी। तो देखते हैं इन दोनों प्लेट्स को एक एक कर कंडक्टिंग प्लेट को या इंसुलेटिंग प्लेट को कैपेसिटर में डालने पर उसकी कैपेसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। कॉपी पेन साथ में लेके बैठते हो? नो सर। तो लेके Yes, बैठना sir, पढ़ा है साइड में। लिखो फटाफट कॉपी के ऊपर एक छोटी सी बात। यस सर। ले लो अबे, कॉपी पेन पेंसिल ले लो, कुछ भी ले लो, नहीं तो पेन ले लो, ले लिया दीवार पे पेन लेके दीवार पे लिख लो। इनसाइड ए कंडक्टर E is equal to 0। इनसाइड ए कंडक्टर E is equal to 0। नेक्स्ट लाइन में लिखो बट E is equal to माइनस dV by dr। E is equal to माइनस dV by dr कर चुके हो ना डिराइव? यस सर। नेक्स्ट Yes, लाइन में sir. लिखो इन मैग्नीट्यूड E is equal to dV by dr। E is equal to dV by dr। नेक्स्ट लाइन में लिखो हेंस इनसाइड ए कंडक्टर, हेंस इनसाइड अ कंडक्टर, हाँ जी, डैश 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 फिल करो। आराम से 2 मिनट सोचो ये मैंने क्या लिखवाई है 3 लाइनें, और फिल करो कि यहाँ पे क्या आएगा। कुछ पल्ले पड़ा? सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो तो ठीक है भाई, सामने डिस्टेंस भी है, पोटेंशियल भी है, रिजल्ट क्या निकला, लिखना क्या है? Potential is also 0. 0। थोड़ी सी गलती हो रही है, तो 2 मिनट और सोचो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। Potential difference is 0. राइट। इससे क्या कंक्लूजन निकला? अगली लाइन बोलो। सर मतलब सर कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पे करंट कांस्टेंट है। लास्ट लाइन इसने ठीक बोली रितेश ने, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। बाय द वे तुमने रितेश कैसे बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस इज 0? बोला बिल्कुल ठीक है।
सर डीवी था ना, तो मैंने सोचा हाँ, चेंज तुम है। dr को उस तरफ ले गए और तुमने यस कहा सर। dv इज इक्वल टू जीरो। dv इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहेगा। यस सर। पूरे कंडक्टर में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। ये कहां, अब आज के बाद ये अगर प्रूव करना आ जाए, प्रूव दैट द होल बॉडी ऑफ ए कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल, आपने मैथमेटिकली प्रूव करना है। पहले आप लिखोगे वी नो दैट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए कंडक्टर कैपिटल ई जीरो, इनसाइड ए कंडक्टर कैपिटल ई जीरो, E is equal to minus dv by dr, so minus dv by dr is equal to 0, माइनस गया dv is equal to 0, it means v1 is equal to v2। एक और आसान रास्ता भी था। What is dv by dr? dv by dr को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेगेटिव Potential पोटेंशियल gradient। ग्रेडियंट। नहीं, नेगेटिव को छोड़ दो, dv by dr का निक नेम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आपको मैं ग्रेडियंट वर्ड ना बताया होता तो तुम इसको क्या बोलते? Rate change of potential with respect to radius। एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर गए हो, हम इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r। R। ठीक है, थोड़ा सोच के बताओ किसका डेरिवेटिव जीरो होता है? Constant का। कांस्टेंट का। और यहाँ पर dv अपॉन dr मींस v का मतलब मतलब डेरिवेटिव होगा, कांस्टेंट है। तो v क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसका मतलब है किसी कंडक्टर की पूरी बॉडी पर पोटेंशियल सेम रहेगा। जीरो होगा। अरे जीरो नहीं होगा भाई, कंफ्यूजन नहीं जीरो क्रिएट रहेगा करनी है। सर। पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा। v इज कांस्टेंट, dv इज जीरो। बोलो रितेश, दोनों लाइनें। सर किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल सेम रहेगा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये दुनिया के किसी भी कंडक्टर पे बात वैलिड होगी। ये हमने जो प्रूफ अभी भी 4 लाइन का लिखा, ये मैथमेटिकल प्रूफ था। एक और तरीके से समझ सकते हैं, तुम जिस कमरे में बैठे हुए हो उसमें हर पॉइंट पर एयर का प्रेशर सेम है या डिफरेंट है? अलग अलग सेम होगा। है सर। क्या बात कर रहे हो? सेम है भाई। अलग अलग जगह पे अलग अलग नहीं लग रहा होगा प्रेशर। नहीं, एयर का प्रेशर एयर का सेम है। कैसी बात कर रहे हो? सर एटीएम एटमॉस्फेरिक। हाँ, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस रूम में हर जगह पर सेम है। हाँ, अगर यहाँ से Yes, तुम sir. 5 किलोमीटर दूर चले जाओ तो वहां प्रेशर में थोड़ा चेंज आ जाएगा। सन की रेज अर्थ के ऊपर अनइवनली गिर रही है, एक जगह हॉट हो गई, वहां प्रेशर कम हो गया, हवा ऊपर उठ गई, उसकी कमी पूरी करने के लिए साइडों से हवा आई, फिर जिन जगहों से आई थी वहां प्रेशर कम हो गया, वहां उनकी साइडों से, इसीलिए धरती पे हवा चलती रहती है। बट इस रूम के अंदर ऑलमोस्ट सभी जगह पर जहां बैठे हुए हो टेम्परेचर सेम है, Same है एयर प्रेशर विल बी सेम। अब एक बात बताओ, सडनली एक जगह पर तुम थोड़ी एयर एक्स्ट्रा छोड़ दो, एक बैलून फाड़ दो, तो क्या रूम में उस पॉइंट पर प्रेशर बढ़ जाएगा? नो सर, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1 इवनली। बाय मिलियंथ पार्ट टाइम के लिए बढ़ेगा, बट इमीडिएटली वो एयर उधर भागेगी उधर भागेगी उधर भागेगी और सब जगह पर सेम हो जाएगा। और अगर मान लो जिस जगह पर तुमने बैलून को बर्स्ट किया है वहां प्रेशर 10 यूनिट बढ़ गया, तो वहां से सामने वाले एंड पे जाएगा, सामने वाले एंड पर बढ़ गया, वहां से पड़ोस में जाएगा। ये सब कुछ तब तक होता रहेगा माइक्रो सेकंड्स में, जब तक कि सबका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब थ्योरी में समझो, मेरे पास मान लो कि ये एक कंडक्टर है, सडनली इस कंडक्टर पर यहां पे पोटेंशियल ज्यादा हो गया यहां, तो यहां से चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अब यहां चार्ज ज्यादा हो गया, पोटेंशियल भी ज्यादा हो गया। अब चार्ज यहां से यहां जाएगा, क्योंकि यहां कम था, यहां चार्ज ज्यादा हो गया, पोटेंशियल ज्यादा हो गया। ये सब इधर से उधर उधर इधर इधर उधर इधर उधर, ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारी बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दिस वाज द वे टू एक्सप्लेन दिस थिंग थियोरेटिकली, और जो आपने वो 4 लाइनें लिखी थी, दिस वाज द वे टू एक्सप्लेन दिस थिंग मैथमेटिकली। पेपर में पूरी कोशिश करना कि मैं अगर किसी चीज के दोनों ऑप्शन पता है तो उनमें से मैथमेटिकल फार्मूला वाला लिखना वो बेटर रहता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर की पूरी बॉडी का पोटेंशियल सेम रहता है। अब चैप्टर खत्म होते ही आपको एसएल अरोड़ा से एक काम करना होता है, वो क्या होता है?
न्यूमेरिकल्स नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं करने होते हैं। थ्योरी न्यूमेरिकल पढ़नी मैं होती सारे है। करवाऊंगा अब की बार अपने हाथ से, एनसीईआरटी के पेपर में एनसीईआरटी आएगी, एसएल नहीं आएगी। उसके करके प्रॉब्लम पूछोगे बता दूंगा, बट मैं एनसीईआरटी करवाने वाला हूँ। हाँ जी। उसके बाद कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पढ़नी होती है। अच्छा ओके सर। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, वहां एक क्वेश्चन आएगा, एक बर्ड, एक क्रो बेयर नेकेड वायर पर बैठा हुआ है तुम्हारे घर के सामने, उसे करंट क्यों नहीं लग रहा? सर उसके पैर इंसुलेटर है। नहीं, उसके पैर Dead है इंसुलेटर नहीं है। सर, पैर में लग सर। सारी बात छोड़ो छोड़ो, वो इंसुलेटर है। एक दिन बारिश हुई, तार भी गीली, कौवा भी गीला, अब आके तार पे बैठ गया, अब करंट लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सर यस क्योंकि सर। उनके ज्यादातर विंग से बुक्स में करंट कारण भाग लिखा जाता हुआ है कि है। सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। सुनो भाई, ये जो बॉडी है ना एनिमल्स की, ये कंडक्टर होती है, नहीं तो बेस्ट कंडक्टर नहीं, गुड नहीं, तो भी समहाउ कंडक्टिंग होती है। और अभी अभी तुम क्या स्टोरी पढ़कर आए हो इस सारी बात में? कंडक्टर ऑल में बॉडी ऑफ ए पोटेंशियल सेम रहता कंडक्टर है। इज एट सेम पोटेंशियल। अब मान लो ये एक वायर है, इस वायर के ऊपर यहाँ क्रो बैठ गया, ये कर्सर दिख रहा है आपको मैं जो हिला रहा हूँ? यस सर। यस सर। ये एक वायर है ब्लू कलर की, इस वायर का अपना कोई पोटेंशियल है इसमें से, क्योंकि चार्ज बह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इस पे क्रो बैठ गया, क्रो की बॉडी भी कंडक्टर है। नाउ दिस होल थिंग विल बी कंसीडर्ड एज ए सिंगल कंडक्टर, और पूरे कंडक्टर की बॉडी का पोटेंशियल सेम रहेगा। सेम रहेगा। वायर 220 वोल्ट पर है, तो इस पर बैठते ही क्रो की पूरी बॉडी का पोटेंशियल 220 वोल्ट हो गया। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्रो की बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल अलग अलग नहीं है, इसलिए चार्ज इधर से डीवी उधर जीरो हो गया। उसके पैरों से टेल की तरफ, टेल से बीक की तरफ फ्लो नहीं करेगा, उसे कोई करंट नहीं लगेगा। अब इस कौवे के साथ एक कौवा और आके बैठ गया, फिर ये ऐसे 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 खिसकने लग गए। अचानक एक क्रो की जो टेल थी वो इधर पोल से टच कर गई। अब क्या होगा? क्रो की बॉडी, उसके फीट वायर के ऊपर है, कितना पोटेंशियल है वायर में? 220। 220। क्रो की बॉडी 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 220 220 220 220। पोल, पोल का पोटेंशियल कितना? पोल इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। Zero। जीरो। सडनली क्रो के फीट एंड बाकी बॉडी का पोटेंशियल तो 220 रहा, टेल की टिप का कितना हो गया? जीरो। 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 फुल स्पीड पे चार्ज इधर से इधर को दौड़ेगा, क्रो की बॉडी में से चार्ज पास होगा, उसको करंट लगेगा, वो नीचे गिरेगा, और फिर अचानक पार्क में सैकड़ों कौवे चिल्लाते हुए आ जाए। देखा हुआ है सीन तुमने? यस सर। सर एक डाउट है मेरे को। हाँ, अरे रुक जाओ, अभी लास्ट बात। यहाँ अच्छा। से एक क्वेश्चन आएगा, बुक में ही होगा। अगर हम बाहर सड़क पर एक वायर को पकड़कर लटक जाए तो क्या हमें करंट लगेगा? नो सर। सर ऐसे नहीं तो हमें लगेगा। भी नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेगा। सर क्योंकि हम ग्राउंड से कनेक्टेड हैं ग्राउंड और पे नहीं, लटक जाए, लटक जाए नहीं नहीं और लटके टिप हुए टूट हैं के गिरे तो लटक जाए, पोटेंशियल सेम नहीं हो सर नहीं जाएगा। लगेगा। नहीं लगेगा। पोटेंशियल सेम अगर हमारी बॉडी वेव का की कोई तरह हमारा पार्ट, हल होगा। अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट ग्राउंड को या किसी और चीज को टच कर जाएगा तब हमें करंट लगेगा। और अगर हमारी फुल गीली बॉडी है और गीले कपड़ों के साथ हम वायर से लटक गए तब हमें करंट लगेगा? तब भी लगेगा नहीं तो सही। लगेगा, लगे क्योंकि हमारे नहीं पैर अभी लगेगा। भी, वो पोटेंशियल कहीं पर भी दूसरी जगह पर टच नहीं हो रहा बॉडी, इसलिए पोटेंशियल किसी एंड पर जीरो नहीं है। हाँ, अगर बाहर एनवायरनमेंट में भी बड़ी नमी है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, बरसात के दिन है, हमारी बॉडी भी गीली है, तो हमारी बॉडी में से हल्का हल्का करंट की लीकेज होगी। उस केस में हमें थोड़ी सी झंझनाहट फील होगी, हल्का हल्का करंट लगेगा, जैसा कि नॉर्मल सेल को जब फ्रेश लाते हो मार्केट से और अपनी जीभ से टच करना, आपको हल्की हल्की सेंसेशन फील होगी, वैसा होगा। बट स्ट्रॉन्ग करंट हमें तब भी नहीं लगेगा। और ये सारी बातें किस बात से निकली कि भाई इसके अंदर कंडक्टर में इतनी ही पोटेंशियल सेम है। अपोजिट कंडक्टर फील्ड में क्रिएट हो पोटेंशियल गई, सेम रहता है। कंडक्टर का पोटेंशियल सेम रहेगा। इस कहानी से सारी कहानी लंबी चलते चलते आगे बढ़ी। अब हमारा क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक, चैप्टर खत्म हो रहा है। कैपेसिटर, एवरी कंडक्टर इज ए कैपेसिटर विद वेरी स्मॉल कैपेसिटी। जब दूसरा कंडक्टर पास में रखा तो पोटेंशियल थोड़ा सा लो हो गया, कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। उसको और पास लाए, पोटेंशियल और लो हो गया, कैपेसिटी और बढ़ गई। काफी हमने बढ़ा ली, 10 टाइम्स कर ली। उसके आउटर एज को अर्थ से टच कर दिया तो और बढ़ गई। दिस वाज आवर लास्ट स्टेप। अब हम देख रहे हैं
कि अगर कैपेसिटर के अंदर इंसुलेटर या कंडक्टर डालेंगे तो क्या होगा, हमें पता लगेगा इससे कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली जो प्रैक्टिकल कैपेसिटर बनेंगे जो तुम्हारे फैन में लगा हुआ है उसमें क्या होगा, आमने सामने दो प्लेट्स होंगी, these plates will be extremely close to each other, one end will be earthed, जो जो जरूरी बातें थी सब हो गई, कैपेसिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और बीच में हम क्या फिल कर देंगे, पॉलीथीन, प्लास्टिक, वुड, कोई ऐसा मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। तो अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 500 हुआ तो उसकी कैपेसिटी पहले ही काफी थी, वो 500 टाइम्स और बढ़ जाएगी। इस तरीके से प्रैक्टिकल कैपेसिटर बनाए जाते हैं, देख ले लास्ट में। These are plates of a capacitor. We have put some charge on these plates. इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q और कैपेसिटर की प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है E नॉट। अब अगर हम ऐसे ही कैपेसिटर को लें तो इसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, where A is the area of each plate and D is the distance between the plates. ध्यान देना ये डेरिवेशन ऑलरेडी हो चुकी है कैपेसिटर की बिल्कुल बिगिनिंग में। यस सर। हमने दोनों प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग प्लेट रख दी। दिस इज ए कंडक्टिंग प्लेट। नाउ इन दिस कंडक्टिंग प्लेट देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस रीजन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये जो E नॉट है ये यहां पर होगी और ये E नॉट यहां पर होगी। लेट द थिकनेस ऑफ दिस प्लेट बी T। ये जो रीजन दो बच गए इनकी थिकनेस रह गई D माइनस T। अब C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। Q की वैल्यू तो Q ही है, हमें किसी तरीके से V कैलकुलेट कर यहां पुट करना है, हमारे को इसकी कैपेसिटी मिल जाएगी। नाउ पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज एप्लीकेबल। ये कहां से आ गई ये लाइन, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस वाली? सर V अपॉन R इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना। V अपॉन R इक्वल टू इलेक्ट्रिक, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इस और इस डिस्टेंस पर लगी हुई है जिसकी वैल्यू है D माइनस T। सो वोल्टेज विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज D माइनस T। नाउ V की इस वैल्यू को यहां पुट करने पर हमें कैपेसिटी मिली Q अपॉन V। व्हाट इज V? E naught into D minus T. And what is E naught? E naught is sigma upon epsilon naught. And what is sigma? Sigma is Q upon A. So result is sigma is Q upon A multiplied by epsilon naught. इस E naught की वैल्यू को यहां पुट करते हैं। C is equal to Q upon what is E naught? E naught is Q upon A epsilon naught into D minus T. Q से Q कैंसिल हो गया, ये वैल्यू न्यूमरेटर में ली गई, रिजल्ट आया द कैपेसिटेंस नाउ इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T। C इज एप्सिलॉन नॉट A। अगर हमारे को इसको पुरानी वैल्यू से कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर में D दिखना चाहिए, यहां से D को कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया 1 माइनस T अपॉन D। ये क्वांटिटीज तीनों मिलकर ओरिजिनल कैपेसिटेंस बना रही हैं, इसको C नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों वैल्यूज मिलकर बना रही हैं हमारा C नॉट। सो C इज C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D। अगर हम T को इंक्रीज करेंगे ये पूरा फैक्टर इंक्रीज होगा, इसलिए ये पूरा फैक्टर डिक्रीज होगा। डिनोमिनेटर के डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। एज 1 माइनस T अपॉन D is less than 1, denominator is less than 1, hence C is greater than C नॉट। रिजल्ट निकला अगर कैपेसिटर में कंडक्टिंग प्लेट को इंसर्ट करेंगे तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम एक स्पेशल केस भी साथ साथ देख लें। हाँ जी, ये डेरिवेशन तो सीधा सा तो मैथ चल रहा था ना, इस चीज को C नोट कर दिया, रिजल्ट ये आ गया, ये आपको याद रखना, न्यूमेरिकल में ये लगेगा। अब जैसे जैसे अंदर रखी हुई कंडक्टिंग प्लेट की थिकनेस इंक्रीज करेंगे ये फैक्टर इंक्रीज होगा, ये 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, टोटल रिजल्ट डिनोमिनेटर डिक्रीज होता जाएगा और हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो किसी कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग प्लेट डालने पर उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है।
और जितनी उसकी थिकनेस बढ़ाते जाओगे अंदर वाली नई प्लेट की, उतनी कैपेसिटी उसकी और इंक्रीज होती चली जाएगी। इफ T इज इक्वल टू डी, कहने का मतलब है अगर कंडक्टिंग प्लेट की थिकनेस बढ़ाते बढ़ाते बिल्कुल कैपेसिटर की दोनों प्लेट से उसको टच करवा दिया जाए, पूरा कैपेसिटर बीच में कंडक्टिंग प्लेट से भर दिया जाए, अगर T D के इक्वल होगा तो इस एक्सप्रेशन में D अपॉन D मीन्स 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाने के कारण से रिजल्ट निकलेगा कि कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये नहीं है कि कैपेसिटर के अंदर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर हो पाएगा। एक्चुअल में हो क्या जाएगा, इस केस में कैपेसिटर की दो प्लेट्स को हमने कंडक्टिंग प्लेट से कनेक्ट कर दिया है और बाद में इस कैपेसिटर को हमने सेल से कनेक्ट किया हुआ है। यहां से इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट तक आते हैं, इस कंडक्टर में से होकर, इस प्लेट में से होकर वायर से चलते हुए इस टर्मिनल तक आ जाते हैं। कंटिन्यूसली यहां से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे और सेल पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा। हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि एनर्जी सारी कैपेसिटर में जा रही है, जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वहां पर एनर्जी यहां पर स्टोर नहीं हो पा रही। इसलिए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होने का मीनिंग ये नहीं है कि उसमें इनफाइनाइट चार्ज स्टोर हो रहा है, बल्कि उसका मीनिंग ये है कि कैपेसिटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, अगर इसी कैपेसिटर, ये बात क्लियर हो गई। इन्फिनिटी का मीनिंग था कि यूनिवर्स का पूरा चार्ज इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कैपेसिटर ही नहीं रहेगा और उसमें जितना भी चार्ज जाएगा दूसरे एंड से निकल जाएगा। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करना बंद कर देगा, एनर्जी को स्टोर करना बंद कर देगा और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगी, क्योंकि अभी पूरी बॉडी एक सिंगल कंडक्टर बन गई है। इज इट ओके? सर तो कैपेसिटेंस जीरो हो जाएगी। कैपेसिटेंस जीरो हो जाएगी, 5 होगी या इन्फिनिटी होगी, ये वर्ड्स तब यूज होंगे जब ये चीज एक कैपेसिटर होगी। नाउ कैपेसिटर विल नो लॉन्गर रिमेन अ कैपेसिटर, इट विल नॉट एक्ट एज ए कैपेसिटर, तो उसकी कैपेसिटी का क्वेश्चन ही नहीं बचता ना फिर। ठीक है? यस सर। कोशिश करना, दोबारा सुन लेना इसको अगर कोई दिक्कत हो तो। अभी तुम्हारी अगली क्लास किस समय है? सर 6:05 पे। 6:05 पे। चलो फिर अगली पूरी डेरिवेशन, बस लास्ट डेरिवेशन है इस चैप्टर की, नेक्स्ट टाइम ही करना। आज वो बीच में पता नहीं क्यों मामला खराब हो गया। अब क्या करना है तुम्हारे को, सारा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना। कोई प्रॉब्लम्स है तो उनकी लिस्ट बना के रख लेना। सर उस क्लास में ये हुआ था तो ये हमें समझ नहीं आया, दोबारा देख लेंगे, या कोई पॉइंट छोटा सा वो समझा दूंगा। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम तुमने पढ़नी है और 11th वाला तमाशा नहीं करना है कि भाई सर आती है सारी आ गई, टेस्ट में एक भी नहीं आई। पढ़ लेना, जो प्रॉब्लम हो सीधा सीधा